हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में जो पहला चैप्टर आप लोगों का है उसके अंतर्गत हम लोग किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है या कह सकते हो जो डेरिवेशन होता है उसी चीज के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इसके पहली क्लास में या कह सकते हो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको क्या किया था, इसके पहली क्लास में आज बताया था आपको। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका अगर मैं पूछूं फार्मूला क्या आता है या कह सकते हो उसका जो डेरिवेशन क्या होता है, उसी चीज के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाओगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया है जो आप कह सकते हो -q और +q आवेशों से मिलकर क्या बना है, वैद्युत द्विध्रुव। और जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका मध्य बिंदु मैंने नाम दे दिया है कैपिटल O है। और आपको पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके बीच की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, 2l से लिखते हैं। तो अगर A और B के बीच की दूरी 2l है तो अगर मैं पूछूं कि जो मध्य बिंदु से और बिंदु A तक की दूरी कितना होगा, l हो जाएगा। और मध्य बिंदु से B तक की दूरी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। अब देखो इसके पहले क्लास में हम लोग यह देखे थे कि जो यह बिंदु है, यह बिंदु जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग यहाँ पे निकालेंगे आज, वह बिंदु कहाँ पे होता था, इसके अक्ष में होता था। तो हम लोग उसको अच्छी स्थिति कहते थे। और जब बिंदु जो होता है वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत होता है, कैसे होता है, जब बिंदु जो होता है वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत होता है तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं उसको क्या, निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर, मतलब आपको जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, अगर पूछो कहाँ पे निकालना है तो आपको क्या करना है, निरक्षीय स्थिति पे। जब आपसे पूछेगा कि निरक्षीय स्थिति पर किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी तो आपको यह वाला डेरिवेशन क्या करना रहेगा। ठीक ना। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या किया कि जो यह वैद्युत द्विध्रुव AB है इसके लंबवत एक बिंदु यहाँ पे ले लिया है P, और इस बिंदु P पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो बिंदु O है और जो बिंदु P है इसके बीच की दूरी मानता हूं मैं क्या, इसके बीच की दूरी मान लेता हूं मैं स्मॉल r। जो यह दूरी है इस दूरी को मानता हूं मैं क्या, यह दूरी मान लेता हूं स्मॉल r है। और यह बिंदु आप मान लो O है। ठीक ना। और मैं क्या करता हूं, इस बिंदु से जो +q आवेश रखो इस वाले दूरी को मिला दो इस तरीके से। और उसी तरीके से क्या कर लो कि जो बिंदु A है इसको भी मिला दो इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको मिलाओगे तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक ना। अब इसके बाद क्या करो तुम लोग, अगर पूछो आपसे कि तुमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले क्या करो, जिस तरीके से मैंने कल आपको डेरिवेशन बताया था कि कैसे निकालो, आप क्या करो कि एक बार इस +q आवेश की वजह से इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो। और उसके बाद क्या करो, जो -q आवेश है इस -q आवेश की वजह से इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो। और जो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है उसको क्या करो, जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक ना। तो सबसे पहले तुम्हें पूछूंगा आपसे क्या कि जो यह +q आवेश है इस +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह किधर होगी, तो आप क्या बताओगे। और अगर मैं पूछूं आपसे कि जो -q आवेश है इस -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह क्या होगी, तो आप बताओगे कि जो प्लस आवेश होता है इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा इससे दूर की ओर होती है, मतलब आप कह सकते हो इस साइड में हो जाएगी। आप कह सकते हो कि जो +q आवेश है और इसके वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको मानता हूं मैं क्या, E1 है। और इसके बाद यहाँ पे जो -q आवेश है इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओगे इसकी ओर होगा, तो यहाँ पे इसकी ओर हो जाएगा और इसको मानता हूं मैं क्या, E2 है। ठीक ना। और इसके बीच में जो यह एंगल बना है इसको मानता हूं मैं क्या, इस पूरे को मान लेता हूं 2θ।
यहाँ पे या इस प्रकार से अगर मैं क्या करता हूँ, देखो जो यह वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में इस प्रकार से, इसके अक्ष के लंबवत इस प्रकार से अगर मैं रेखा बनाता हूँ, तो आप कह सकते हो कि अगर यह वाला कोण थीटा है और ये भी कोण कितना है, थीटा है, इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, मान लेता हूँ। और जो यह ई है, यही क्या होगा, इसका और इसका क्या होगा, परिणामी होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले आप यह पूछूं आपसे कि बताओ कि जो माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश की वजह से अगर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुमको निकालना है, तो तुमको पता है किसी बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, तो आपको फार्मूला पता होगा क्या, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर होता है। इस फार्मूले को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि अगर किसी बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है, तो उसका जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर होता है। तो यह किसी बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि जो माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं निकालना चाह रहा हूं। तो अगर माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना चाहोगे आप, तो आप बताओगे कि इसके और इसके बीच की दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके जो बिंदु P है और बिंदु A है, इसके बीच की दूरी अगर निकालना चाह रहे हो तुम, तो तुमको दिखाई दे रहा है क्या, जो POA है, POA है। अब बताओगे ये एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, तो आप कहने वाले हो एक समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि जो यह वाली भुजा होगी वह आधार हो जाएगी, और यह वाली भुजा जो होगी वह लंब हो जाएगी, तो यह वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो इस कंडीशन में तुमको कर्ण की क्या करना पड़ेगा, लंबाई निकालना पड़ेगा। और लंबाई कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस बात को, त्रिभुज, यहाँ पे लिखता हूं मैं त्रिभुज POA में, त्रिभुज POA में। और आपको पता है कि यह कैसा त्रिभुज है, तो आपको पता है यह समकोण त्रिभुज है। और अगर यह समकोण त्रिभुज है तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और प्लस में होता है आधार का स्क्वायर होता है। ये बात आपको पता है। और अगर पूछूं कर्ण की लंबाई कितना है, तो आप बताओगे AP क्या है, कर्ण की लंबाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, AP का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर पूछूं लंब कितना है, तो लंब बताओगे PO है, तो इसका मतलब यहाँ पे PO का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस आधार अगर पूछो कितना है, तो आधार बताओगे क्या, AO है या OA है, तो आप बताओगे यहाँ पे AO का स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू पुट अप करो, AP की वैल्यू तुमको तो निकालना है। तो देखो अगर AP का स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो अगर पूछो AP इक्वल टू कितना होगा, तो बताओगे जो इधर वर्ग है यह वर्ग इधर जाके क्या बनाएगा, वर्गमूल, तो इसका मतलब ये अंडर रूट में हो जाएगा। और PO की वैल्यू पूछो कितना है, तो आप कह सकते हो PO जो है वो R के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस अगर पूछो AO कितना है, तो आप कहोगे AO जो है वो L है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, L स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो AP की वैल्यू अगर पूछो क्या होगा, तो आप यहां से कह सकते हो जो AP होगा ये अंडर रूट में किसके बराबर होगा, अंडर रूट में बताओगे R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर होगा। बात समझ पा रहे हो कि मैं कैसे यहाँ पे PA की वैल्यू निकाला हूं, उसी तरीके से जिस प्रकार से तुम लोग यहाँ पे PA की वैल्यू निकालो, सेम उसी तरीके से अगर मैं पूछूं PB की वैल्यू कितना होगा, तो आप देखो ये भी एक समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। और आपको पता है यहाँ पे आधार कितना है, L है, और लंब कितना है, R है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर पूछूं आपसे कि बताओ PB कितना होगा, तो आप बताओगे PB भी कितना होगा, अंडर रूट में, यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो आप क्या होगे R स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो तुमको यहाँ पे किसकी वैल्यू पता होगी, AP की वैल्यू पता होगी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और अगर पूछूं PB की वैल्यू कितना हुआ, तो बताओगे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। अब यहाँ पे PA और PB की वैल्यू तुम लोग यहाँ पे निकाल चुके हो। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, अब मैं निकालता हूँ कि जो माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण
आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको मानता हूं मैं क्या, जो माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश की वजह से देखो क्या माने हो, E2 माने हो, तो यहां पे बताओगे E2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेश Q है, और यहाँ पे R क्या है, तो आपको पता है यह चीज है अंडर रूट में R² प्लस L², तो यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट में R² प्लस L², लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, जो यह दूरी है इस दूरी का यहाँ पे वर्ग दिया, इसका मतलब इस दूरी का तुमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, तो आप कह सकते हो, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे Q अपार में क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो यह कड़ी है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और जब कड़ी समाप्त हो जाएगी इसको क्या कहोगे, R² प्लस L², ठीक ना। तो आप कह सकते हो कि जो माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर अगर पूछूं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो आप कह सकते हो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R² प्लस L²। बात समझ पा रहे हो। उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है, उसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको मैंने क्या माना है, तो इसको मैं माना हूं E1। देखो यहाँ पे जो प्लस क्यू आवेश है इसके वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देख रहे हो इससे दूर की ओर है, और यहाँ E1 माना हुआ है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो E1, और E1 इक्वल टू क्या होगा, तो E1 इक्वल टू आप कह सकते हो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसके बाद Q अपार में क्या हो जाएगा, Q अपार में R² मतलब आप कह सकते हो यह दूरी, और स्क्वायर करोगे तो कड़ी समाप्त हो जाएगी, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, R² प्लस में L², ठीक ना। तो यहाँ पे देखो तुम क्या कर लियो, E1 और E2 की वैल्यू निकाल लियो, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो E1 है, या अगर मैं पूछूं किसके वजह से, तो जो प्लस क्यू आवेश इसके वजह से, और अगर मैं पूछूं E2 किसके वजह से, तो आप कह सकते हो माइनस क्यू आवेश की वजह से। तो मैंने माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश की वजह से अगर पूछूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बिंदु P पे, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या कर लिया है, निकाल लिया है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से तो बताना नहीं है, आपको वैद्युत द्विध्रुव की वजह से बताना है। तो जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण तुमको बताना है, तो जो माइनस क्यू के कारण निकाले हो और प्लस क्यू के कारण निकाले हो, इसका क्या निकाल लो, परिणामी क्या होगा। तो अगर मैं इसका परिणामी निकालना चाहूं तो कैसे निकालोगे परिणामी। अब देखो इसका परिणामी निकालने के पास तुम्हारे पास दो तरीका है। एक तरीका तो क्या कर सकते हो, एक तरीका इसको सॉल्व करने का यह है कि जो आपको यह E1 और E2 सदिश है, क्योंकि तुमको पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कैसी राशि होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह एक सदिश राशि होती है, और आपको पता है कि जो सदिश राशि होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। तो इसका पहला तरीका तो तुम्हारे पास यह है कि जो E1 है और E2 है इसको आप क्या करो, वियोजित कर दो, और वियोजित करके आप क्या कर सकते हो, इसका परिणामी निकाल दो। या तो तुम क्लास 11 में पढ़ चुके हो क्या, कि अगर दो सदिश आपको दिए हैं, अगर दो सदिश दिए हैं और दोनों सदिशों के बीच का कोण पता है, तो आप उस सदिशों का क्या निकाल सकते हो, परिणामी सदिश। तो जो परिणामी सदिश होता है, आपको पता है कि अगर दो सदिश आपको दिए हो क्या, मान लो एक सदिश वेक्टर ए है और दूसरा सदिश वेक्टर बी है, और दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है, मान लो थीटा है। तो अगर मैं इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश निकालना चाहूं, तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू अंडर रूट में A² प्लस B² और प्लस 2AB cos थीटा होता है। इस फार्मूले को आप देखे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक ना।
कि जब दो सदिश आपको क्या दिए होते हैं, जब दो सदिश आपको दिए होते हैं और दोनों सदिशों के बीच के कोण दिए होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको दोनों सदिशों का अगर परिणामी सदिश निकालना होता है, तो परिणामी सदिश अगर मैं पूछूं r इक्वल टू क्या होता है, तो r इक्वल टू होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसी फार्मूले का यूज करके मैं इस डेरिवेशन को करने वाला हूँ, ठीक ना। मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि आप इसको वियोजित करके कैसे लगा सकते हो, लेकिन आज के क्लास में हम लोग इस वाले फार्मूले से क्या करते हैं, इस डेरिवेशन को करते हैं। अब देखो एक बात तो तुम लोग दिखाई दे रही होगी, वो बात क्या दिखाई दे रही है कि जो हम लोग यहाँ पे E2 की वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पे जो E2 की वैल्यू है वह कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। और यहाँ पे देखो E1 की जो वैल्यू है वो भी क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो जो E1 है और E2 है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैं इसको मान रहा हूँ क्या E1 और इक्वल टू E1 जो है वो E2 के बराबर है, तो यहाँ पे E1 इक्वल टू E2, और मान लेता हूँ कि जो E1 और E2 वो किसके बराबर है, x के बराबर है। यहाँ पे इसको मैं मानता हूँ अभी, ठीक ना। अभी मैं क्यों मान रहा हूँ आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं अगर E1 और E2 को x मान रहा हूँ तो कैलकुलेशन में आपको इजी हो जाएगा। कैसे नहीं हो जाएगा देखना अभी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो E1 और E2 है इसका मैं परिणामी निकालना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं E1 और E2 का परिणामी निकालूं तो आप कह सकते हो E इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट में क्या होगा, जिस तरीके से यहाँ पे दो सदिश वेक्टर a और b होते थे तो वेक्टर a का स्क्वायर वेक्टर b का स्क्वायर इस प्रकार से करते थे, उसी प्रकार से अगर E1 और E2 का परिणामी निकालना है तो आप बताओगे अंडर रूट में E1 का स्क्वायर और प्लस E2 का स्क्वायर और प्लस 2E1 E2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक ना। और थीटा मतलब यहाँ पे देखो जो E1 और E2 है उसके बीच का कोण होता है, तो आप देखो E1 और E2 के बीच का कोण क्या है, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे भी थीटा, तो थीटा थीटा यहाँ पे आप कह सकते हो 2 थीटा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करो तो आप बताओगे अंडर रूट में E1 और E2 इन दोनों को मैं किसके बराबर माना हूं, x के बराबर माना हूं। तो E1 की जगह मैं लिखूंगा x, तो इसका मतलब x स्क्वायर, और प्लस E2 की जगह भी मैं रखूंगा x, तो x स्क्वायर और प्लस 2। यहाँ पे E1 और E2 दोनों की जगह x x रखोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और cos 2 थीटा हो जाएगा। इसको और सॉल्व करो, तो और सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में यहाँ पे देखो x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x स्क्वायर cos 2 थीटा हो जाएगा। अब देखो 2x स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, तो 2x स्क्वायर को कॉमन कर लो। जब 2x स्क्वायर को कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि अंडर रूट में 2 और यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे तब अंडर रूट में क्या बचेगा, तो अंडर रूट में बचेगा 1 और 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक ना। और cos 2 थीटा का आपको फार्मूला पता होगा, cos 2 थीटा इक्वल टू अगर पूछूं क्या होता है तो आपको पता होगा cos 2 थीटा इक्वल टू होता है, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक क्या होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो आप इन दोनों फार्मूलों में से क्या कर सकते हो, ऐसा फार्मूला पुटअप करो कि जो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है या 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं इस वाले फार्मूले को यहाँ पे रखता हूँ तो यह 1 खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस वाले फार्मूले को यहाँ पे रखता हूँ तो जो यह 1 है इस वाले 1 से क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक ना। इसी वजह से मैं इस वाले फार्मूले को क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। तो यहाँ पे कहने वाले हो अंडर रूट में 2x, और यहाँ पे रखोगे तो इसका मतलब अंडर रूट में यहाँ पे हो जाएगा 1 पहले से है, और प्लस cos 2 थीटा की जगह मैं इस वाले फार्मूले को रखता हूं तो 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, -1 से -1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 रहने दो, यहाँ पे x है तो x को भी रहने दो। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो अगर 2 cos स्क्वायर थीटा है तो अगर मैं इसको कड़ी के बाहर निकालना चाहूँ तो इसको मैं लिखूंगा क्या, अंडर रूट में 2, और यहां से निकालोगे cos स्क्वायर थीटा, कड़ी से बाहर निकलेगा तो cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब कड़ी का 2 में कड़ी में 2 भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2, और यहाँ पे x है तो x कर लो, और यहाँ पे cos थीटा कर लो, ठीक है। यहाँ तक बात। अब तुमको किसकी वैल्यू चाहिए,
अगर पूछो x किसके बराबर है तो x तो e1 और e2 के बराबर है, और e1 e2 की वैल्यू तुम तो निकाल चुके हो। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है cos थीटा, तो तुमको cos थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। और cos थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, देखो बहुत आराम से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं पूछूं cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आपको पता है cos थीटा इक्वल टू, आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे क्या होता है, कड़ होता है, और cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कड़ होता है। तो आप बताओगे cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कड़ होता है, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कड़। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू आधार की वैल्यू कितना है, तो आप बताओगे या तो इस त्रिभुज को ले लो या इस त्रिभुज को लो, किसी त्रिभुज से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आधार बताओगे यल है, तो यहाँ पे यल। और अगर पूछू कड़ कितना है, तो कड़ का नाम दोगे क्या, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालो कितनी आएगी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2x की जगह मैं क्या पुटअप करूंगा, तो यही वाली वैल्यू पुटअप करूंगा। x की जगह में अगर पूछो क्या पुटअप करूंगा, तो x की जगह यहाँ पे यह वाली वैल्यू पुटअप करोगे। तो आप बताओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा q अपान आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। और गुणे cos थीटा की जगह मैं क्या पुटअप करूंगा, तो cos थीटा की जगह मैं यही वाली वैल्यू पुटअप करूंगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पे यल, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। और आपको पता है कि जो कड़ी होती है, इस कड़ी का मतलब क्या होता है, इस कड़ी का मतलब 1/2 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1/2। अब इसको और सॉल्व करो। जब इसको और सॉल्व करोगे तो देखो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं इसको, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, आप कहोगे इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, इसको पहले लिखता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे बताओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 है, और यहाँ पे q है, और यहाँ पे l है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 2ql और बटा, अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो आपको पता है जब यहाँ पे आधार सेम होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पावर 1 है और यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है। तो 1 में 1/2 को जोड़ोगे तो आप बताओगे 2 1 में 2, 1 कितना होगा 3/2। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर कितना होगा 3/2। और आपको पता है कि जो r है, जो r दूरी है इस l की अपेक्षा क्या है, बहुत बड़ी दूरी है। या कह सकते हो कि जो यह l दूरी है, यह l दूरी r की अपेक्षा बहुत छोटी दूरी है। तो अगर यहाँ पे मैं इस बात को लिखता हूं कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो r होगा वो भी ग्रेटर देन होगा किसकी अपेक्षा, L की अपेक्षा। तो इसका मतलब R बड़ी वैल्यू है और L छोटी वैल्यू है। तो जब L बहुत छोटी वैल्यू है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और जब L को हम लोग छोड़ेंगे तो उस कंडीशन में यह क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और यहाँ पे देखो 2ql को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो तुमको पता है 2ql इक्वल टू होता है P। 2ql इक्वल टू क्या होता है, P होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो L है इसको छोड़ दे रहा हूँ। तो जब L स्क्वायर को छोड़ूंगा तो इसका मतलब R स्क्वायर की पावर क्या होगा 3/2। अब अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो इसका मतलब 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो आप कह सकते हो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P बटे क्या हो जाएगा R क्यू हो जाएगा। और यही हो जाएगा फार्मूला, यही क्या हो जाएगा फार्मूला। तो अगर कोई तुमसे पूछे क्या कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो आप फार्मूले को क्या बताओगे, तो आप कहोगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R क्यू, ठीक है ना। तो अगर आपको यह डेरिवेशन अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। और इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक ना।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोग के पास क्या करना है, शेयर करना है, और जो ये चैनल, इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।